हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो स्टूडेंट्स देखिए, आज इसके विषय में हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे और जानेंगे इसके विषय में कि हुंड्स का रूल क्या है, ये क्या कहता है, ये इसका मतलब क्या है। इसका कंप्लीटली ऑपरेशन करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, देखिए अभी तक स्टूडेंट्स आपने जो मेरे वीडियोस हैं इस चैप्टर के, जो अगर पहले नहीं देखे हैं तो स्टार्टिंग से भी आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं कंप्लीट नोट्स 11th क्लास के। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं। ये होता क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, ये नियम 1925 में हुंड ने दिया था। हुंड के एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1925 में इस नियम को दिया था और अपने ही नाम पर इसको रख भी दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मतलब इस नियम के अनुसार किसी परमाणु के सबशेल में, मतलब उपकोश में, सबशेल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का पेयर मतलब युग्मन तभी प्रारंभ होता है जब उसके सभी ऑर्बिटल में मतलब कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाता है। ये कहती है इसकी परिभाषा कि इलेक्ट्रॉन का जो पेयरिंग सिस्टम है वो तब शुरू होते हैं, पहले जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाता है, उसके बाद में फिर पेयरिंग बनना शुरू होता है। आपको इसके बारे में पता ही होगा कि सब शेल जो होते हैं कौन कौन से एसपीडीएफ होते हैं। अब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन का जो फिलिंग सिस्टम है वो किस तरीके से होता है, ये कहता है हुंड का नियम। अगर दूसरे शब्दों में देखिए हम समझ सकते हैं, इसको और अच्छे से हम समझेंगे। ये दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ऐसे सबशेल में दूसरे, मतलब कैसे, देखिए आपको पता है जो हमारे पास में ऐसे सबशेल होती है, एक तो ये हो गया। अब इसके मान लीजिए जैसे 1s1 है तो एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब जो पेयरिंग बनेगा वो बनेगा आपके किससे, दूसरे इलेक्ट्रॉन से, मतलब 1s2। जब इसके अंदर देखिए एक तो ये है ही, जब ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंट्री लेगा तब युग्मन बनेगा, ये इस बात को कहता है। अब इसी तरीके से पी सब शेल में कौन से युग्मन होता है, चौथे से होता है। देखिए कैसे होता है इसको समझेंगे। ये आपका पी सब शेल है, मान लीजिए चौथे इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये समझिए जैसे 2p4। अब देखिए पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल होगा, उसके बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन फिल होगा। अब कितने, तीन हो गए। अब इलेक्ट्रॉन का जो पेयरिंग बनेगा वो कहाँ से बनेगा, वो यहाँ से बनेगा, शुरू से आएगा। फिर इस तरीके से होते हैं। कभी भी हम जो सबशेल होते हैं ऐसे नहीं कि हम दो पहले भर लें फिर तीन चार, ऐसे नहीं, बल्कि इसकी काउंटिंग का तरीका भी ये रहेगा। जो ये वाला देखिए 1, इसके बाद वाला 2 और ये 3। अब चौथा जो इलेक्ट्रॉन जो हमने ये फिल किया, इसका मतलब चौथा ये है। और ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन का युग्मन जो प्रारंभ होते हैं वो तभी होते हैं जब पहले 1/1 मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन सभी कक्षकों में भर जाता है। तो इसी तरीके से देखें, जैसे अब डी सब शेल है। अब डी सब शेल के अंदर देखिए कितने ऑर्बिटल होते हैं। डी सब शेल के अंदर देखिए स्टूडेंट्स 5 ऑर्बिटल होते हैं। अब 5 ऑर्बिटल का मतलब ये है, देखिए 1 2 3 4। अब इसके अंदर 5 ऑर्बिटल हो गए। अब 5 ऑर्बिटल का मतलब तो ये हुआ कि 5 इलेक्ट्रॉन तो इसको लिए सिंगल चाहिए, तो पेयर कहाँ से बनेगा, छठे से। तो ऐसे समझे इसको, जैसे 3d6, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। अब जो पेयर शुरू होगा वह कहाँ से होगा, यहाँ से होगा शुरू से, मतलब 6 वाले से। तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन हुआ, 6 हुआ। तो पेयर कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से 6 वाले इलेक्ट्रॉन से। अब इसी तरीके से देखेंगे एफ सब शेल में। अब जो आपका एफ सब शेल है, एफ के अंदर कितने होते हैं ऑर्बिटल, देखिए 7 ऑर्बिटल होते हैं। अब 7 ऑर्बिटल के लिए देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, मतलब 7 ये हो गए। अब 7 के लिए क्या होगा, तो D का मतलब 4F 8, तो 7 तो सिंगल हो जाएंगे हमारे। देखें
1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और ये 7 इलेक्ट्रॉन। अब पेयरिंग कहाँ से होगा? देखिए जो 8वां इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे नहीं कि हम यहाँ से भर लेंगे, इधर से भर लेंगे, बल्कि नहीं, शुरू से ही भरेंगे। वो 8वां इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ से फिल होगा। तो इसका मतलब एफ सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग शुरू हो वो कहाँ से होगा? 8वें इलेक्ट्रॉन से होगा। और यही कहते हैं आपका हुंड का नियम कि इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग जो शुरू होता है वो तभी प्रारंभ होता है जब सभी ऑर्बिटल में मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाता है। यही बस हुंड का नियम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के प्रवेश से युग्मन प्रारंभ होता है किसमें? एस सब शेल में दूसरे का होता है, पी सब शेल में चौथे, डी सब शेल में छठे और एफ सब शेल में 8वें इलेक्ट्रॉन के प्रवेश से युग्मन प्रारंभ होता है। ये हमारी साधा से शब्दों में इसको हम बात समझ सकते हैं। तो ये हमारा हुंड का नियम। अब हम समझेंगे इसके एप्लीकेशंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स इसे समझेंगे हम हुंड के नियम के अनुप्रयोग, मतलब एप्लीकेशंस ऑफ हुंड्स रूल। अब इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, क्या क्या अनुप्रयोग है? तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है उपकोषों के स्थायित्व को व्यक्त करने में। मतलब ये कि जो सबशेल होते हैं उनको स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने में होता है। अब ये कैसे होता है? देखिए स्टूडेंट्स, दो तरीके के आपके ऑर्बिटल्स होते हैं। एक तो ऑर्बिटल ये होता है जैसे कि मान लीजिए आपका पी ऑर्बिटल है, ठीक है, ये 2p3 1 2। अब पी पे कितने इलेक्ट्रॉन लिए हमने? 3 लिए, तो इसका मतलब 1 2 और ये 3। समझना बात के। तो ये कैसा पूरा हाफ फिल है, मतलब तीनों ऑर्बिटल के अंदर क्या सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से आगे फिर ले सकते हैं हम। बहुत अच्छे से देखिए, बारीकी से समझेंगे, बस आपको अंत तक बने रहना है वीडियो में, कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। एक देखिए हमने 2p6, मतलब p पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए 1 2 3 फिल इलेक्ट्रॉन करने का यही तरीका होता है। 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये दो ऑर्बिटल अगर हम देखें तो ये वाला जो ऑर्बिटल है ये क्या है आपका? देखिए हाफ फिल, मतलब हाफ फिल है, मतलब आधा भरा हुआ है पूरा। और ये वाले को देखें हम, क्या पूरा का पूरा भरा हुआ है, फुल फिल है ये आपका। अब इस तरीके के जो भी ऑर्बिटल होते हैं वो कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? देखिए स्टेबल होते हैं, मतलब स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं। इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमेशा क्या होता है? बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है इन स्टेबल में से, समझिए। और ये दूसरी बात कहता है कि स्थायित्व को व्यक्त करने में। और ऐसे ऑर्बिट सब शेल जिनके ऑर्बिटल कैसे हों? ना तो आधे भरे हुए ना पूरे भरे हुए। मान लीजिए जैसे 2p4 हमने इसको ले लिया। अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें हम देखें ये जो सब शेल है ना तो पूरा भरा हुआ है, मतलब फुल कंप्लीट, और ना ही हाफ कंप्लीट है। तो इसका मतलब ये कैसा होगा आपका? अनस्टेबल होगा, मतलब अस्थायी होगा, समझिए। तो ये बात एक क्या होता है, इससे सिद्ध होती है, इसका अनुप्रयोग पता लगता है कि कोशों की स्टेबिलिटी को हमें डिटरमाइन कर सकते हैं किससे? हुंड के नियम से। पहला पॉइंट क्लियर हो गया स्टूडेंट, समझ में आया कि जो हाफ फिल हो या फुल फिल हो वो स्टेबल होते हैं, जो ना तो हाफ ही फिल हो और ना ही पूरे फिल हो तो वो कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, मतलब अस्थायी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसी तरीके इसमें सेकंड, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने में। अब इससे देखो कैसे पता लगेगा कि अयुग्मित मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, कैसे हम ज्ञात करेंगे? तो इसे देखेंगे स्टूडेंट्स हम, इससे हमें कैसे पता लगेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, इससे पता लगेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में कि Fe, ठीक है, Fe2+ आयन है मान लीजिए, ठीक है, Fe2+ आयन में हमको क्या करना है समझो, Fe2+ आयन में, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। अब कैसे पता लगेगा? तो देखिए Fe2+ आयन में कैसे, Fe का हमें पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26 होता है। अब 26 का हम क्या करें? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। पहले देखिए ऐसे SsP SPDS, तो इसको फिल करिए। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 और 2, पहले इसको भरते हैं, ठीक है, 18 और 2 20 20 और 6 26। काउंटिंग कर दो, देखिए 1s 2s
3s और ये 4s, सीधा 2p 3p और 3d, ये हो गया। अब इसमें करना कितना है हमें, देखिए Fe2+ आयन में अनपेयर्ड निकालने हैं, ठीक है। किस में निकालने हैं, Fe2+ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है हमें। कैसे पता लगेगा, तो इसको क्या करेंगे, देखिए Fe2+ आयन बन गया। अब Fe2+ आयन का मतलब आपको पता होगा, जब भी प्लस आयन किसी पर बनता है, एक बने या दो बने, इसका मतलब उसने एक या दो इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, डोनेट किया है, मतलब किसी को दे दिया है। जब इसने Fe2+ आयन बना, इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन दे दिए। जब दो इलेक्ट्रॉन दिए, टोटल इलेक्ट्रॉन इस पर कितने थे, 26 थे। अब 26 में से दो दे दिए तो कितने बचे, 24 बचे। 24 का मतलब ये है कि जो एस सब शेल पे हमारे पे इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल क्या है, ये एस सब शेल है, तो सबसे पहले किसको डोनेट किया, इसको त्याग देगा। तो देखिए कैसे बनेगा इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, देखिए 1s2 2s2 2p6, यही आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है, कुछ अलग से नहीं है। 3s2 और 3p6 3d6, ठीक है। और 4s क्या होगा आपका, क्योंकि देखिए 4s 0 हो गया, क्योंकि इसने क्या है, इलेक्ट्रॉन का डोनेट कर दिया। समझ रहे हो ना बात के लिए। अब इससे हम क्या करना है, क्योंकि इस वाले किसको, इस वाले कॉलम को क्या करना है हमें, डी सब शेल। अब आपको पता है, देखिए डी सब शेल, सीधा डी सब शेल बनाएंगे हम। अब इससे पता लगेगा कि हमारे इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो इसके अंदर कितने होते हैं, ऑर्बिटल 5 होते हैं। और किसका निकलना है, 3d6 का निकलना है। तो इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब ये तो पेयर बन गया। अब देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे, यहाँ से लेके देखिए ये वाला जो हमारा पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ तक, 1 2 3 4, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं इसमें, देखिए 4, कितने, देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर 4। तो समझ में आया ना स्टूडेंट्स, कैसे हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छा आपको पॉइंट यहाँ मैं बता दूँ, बहुत ज़्यादा यूज होता है इसको, जहाँ से हम पैरामैग्नेटिक के बारे में पता लगाते हैं कि डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। तो स्टूडेंट्स इससे ये भी पता लग जाता है कि ये अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है। समझ जाना, देखिए जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, तो ध्यान रखना हमेशा स्टूडेंट्स, वो आपका पैरामैग्नेटिक होता है। क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, मतलब अनुचुंबकीय। ध्यान रखना, हिंदी में इसको बोलेंगे हम अनुचुंबकीय। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बस ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होता है, जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए किसी में भी, वो अनुचुंबकीय होगा। और जहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी उपस्थित ना हो, मतलब पूरे पेयर बन जाए, वो आपका प्रतिचुंबकीय होगा। ये पॉइंट आपको मेनली याद रखना है। तो इससे हमें ये सेकंड पॉइंट जो था हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने में, ये भी कंफर्म हो गया। अब चलते हम देखिए इसके अंदर तीसरा जो एप्लीकेशन अनुप्रयोग है वो क्या है, इसको समझेंगे। क्या उपकोषों के इलेक्ट्रॉन का नाभिक के प्रति आकर्षण व्यक्त करने में, मतलब ये है कि जो हमारा न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, आकर्षण तो होता है इलेक्ट्रॉनों का। अगर आकर्षण ना हो तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो निकल करके भाग जाएंगे उसमें से। तो ये है उपकोषों के इलेक्ट्रॉन का नाभिक के प्रति आकर्षण। जो नाभिक के जो सबशेल है, अब सेल होते हैं, सेल के अंदर सब सेल होते हैं, और उसी के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यही तो सिस्टम होता है हमारा एटम का। तो अब देखेंगे तो अब सब सेल कितने होते हैं आपके, AsPDF 4 होते हैं। तो नाभिक का सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन जो होता है स्टूडेंट्स, वो किसके प्रति होता है, मान लीजिए जैसे ये आपका नाभिक है, ठीक है, क्या है ये, नाभिक है। तो इस तरीके से आपने देखा होगा परमाणु होता है, ठीक है, मतलब AsPDF हो जाते हैं, KLMN के द्वारा इनको शो करते हैं। तो नाभिक का जो आकर्षण रहेगा स्टूडेंट, वो सबसे ज़्यादा किसकी तरफ होगा, ध्यान रखना, किसकी तरफ होगा, सबसे पहला वाला जो शेल आएगा, क्या आएगा आपका, S सब शेल। सबसे ज़्यादा किसकी तरफ, S सब शेल की तरफ होगा इसका आकर्षण जो होगा, ठीक है। उसके बाद P सब शेल, उसके बाद D सब शेल, और उसके बाद F सब शेल के, ठीक है। तो ये रहा इसका एप्लीकेशंस। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैं समझता हूँ आपकी वीडियो समझ में आया होगा और एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल से आप या नए जुड़े हैं तो प्लीज़ देखिए, पूरा का पूरा चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 2 हमारा ये चल रहा है, और ये वीडियो नंबर 15 होगा वीडियो का। इससे पहले 14 वीडियोज़ आपके अपलोड हो चुके हैं। मैं न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो भी एक एक टॉपिक है, अकॉर्डिंग टू NCERT
तो उसके अकॉर्डिंग पूरी चीज़ें मैं करा रहा हूँ। तो वहाँ से देखिए को प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी आपके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा कर के, और आप वीडियोस में जा कर के प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो वहाँ से और भी वीडियोस आप देख सकते हैं और एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर किए। अगर आप वाकई सचमुच अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, और बोर्ड एग्ज़ाम की हो, वो एकेडमी की हो, या फिर नीट IIT या JEE जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि सबसे पहले ये जो बेस पॉइंट है इनको क्लियर करना। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।